आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड ने केंद्र से 4 बड़ी योजनाओं की स्वीकृति मांगी है। 7,628 करोड़ की लागत की 4 योजनाओं के प्रस्ताव सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस मांग को उन्होंने रखा है। साथ ही आपको बता दें कि जल, स्वच्छता और नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना भी इसमें शामिल है, जिसकी मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी है। 424 करोड़ की DRIP तृतीय चरण परियोजना की भी मांग रखी है। उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी स्वीकृति की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड को और विकसित बनाया जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की ओर से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उन्होंने रखा है और 7,628 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं के प्रस्ताव को रखा है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर ये मांग रखा है। जल, स्वच्छता, नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना शामिल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, उत्तराखंड को और कैसे विकास की ओर अग्रसर करना है। और इसी कड़ी में जब भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं तो उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाओं के बारे में जिक्र करते हैं और उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए और नवाचार इसका कैसे हो, इसका भी समय समय पर जिक्र करते रहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, और इसी कड़ी में सीएम धामी राजधानी दिल्ली के दौरे पर गए थे और इस दौरान सुगबुगाहट इस बारे में तेज थी कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसीलिए सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इन परियोजनाओं पर मांग रखने के लिए और इनको मंजूरी दिलवाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने के लिए राजधानी दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और इस दौरान जल, स्वच्छता, नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना पर जो चर्चा है वो निर्मला सीतारमण से सीएम धामी ने की है और उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर भी चर्चा इस दौरान सीएम धामी ने निर्मला सीतारमण से की। कई और योजनाएं, बड़ी योजनाएं और परियोजनाओं को लेकर जो मांग है वो निर्मला सीतारमण के समक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी है। उत्तराखंड के शहरों में धीरे धीरे अब आबादी बढ़ती जा रही है और इस साल जिस तरह से काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी बदहाल नजर आया और इसी को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इन परियोजनाओं पर मंजूरी लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। बिल्कुल, उत्तराखंड जो है वो किस तरह से जब भी बरसात का मौसम आता है, बरसाती मौसम, ये देखा क्या है कि आपदा की चपेट में रहता है। थराली हो, धराली हो, किस तरह से वहां पर आपदा आता है और बहुत कुछ सड़कें, जल, पेयजल योजनाएं जो हैं वो बाधित हो जाती हैं, बिजली जो है वो बाधित हो जाती है। लेकिन इसको कैसे दुरुस्त करना है, इसको कैसे और मजबूत करना है, शहर में विकास कैसे हो, गांव में विकास कैसे हो, पहाड़ की कटाई ना हो, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से योजनाओं का जिक्र किया गया और यहाँ पर देखा गया कि तकरीबन 8,000 करोड़ की लागत से आने वाली परियोजनाओं की मंजूरी की मांग की गई। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात होती है और उत्तराखंड के विकास को लेकर तकरीबन 7,628 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं की प्रस्ताव को रख देते हैं, क्या इस खबर को लेकर अपडेट है? क्या मंजूरी मिल गई है? क्या कुछ इस पर आया है नया अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल वित्तीय मंत्री से वित्त मंत्री से कल मुलाकात की और वही मुलाकात के बाद ये मुलाकात काफी अच्छी मुलाकात थी क्योंकि उत्तराखंड अभी आपदा था। इस आपदा से जूझने के कारण उत्तराखंड को कुछ धनराशि की आवश्यकता थी, इसलिए वित्त मंत्री से मुलाकात की है। वही अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से लगभग 7,628 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जिनमें 4 बड़ी योजनाएं शामिल है। वहीं उसके बाद यदि बात की जाए तो वित्त मंत्री के द्वारा इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इन योजनाओं के विषय में जरूर बातचीत की गई है। योजनाओं को
धरातल पर लाने के लिए उन्होंने सहमति भी दी है। और वही मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए मांग रखी गई, जिनमें से 434 करोड़ की GRIP यानी कि तृतीय चरण की लगभग 3638 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रिसेंट्रलाइजेशन इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करने की मांग की गई थी। वहीं 1566 करोड़ की उत्तराखंड की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया गया था। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा केंद्र से जो आग्रह किया गया, इनमें 4 बड़ी योजनाएं शामिल है। इन 4 बड़ी योजनाओं की यदि बात करें तो जिससे उत्तराखंड को काफी लाभ मिलने वाला है। उत्तराखंड जो है इसमें काफी डेवलप कर जाएगा यदि इनको धनराशि स्वीकृत हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विषय में कहा जाता है कि ये जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ उत्तराखंड वासियों के लिए सौगात लेकर आते हैं। उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ न कुछ बड़ी चीजें लाते हैं, जिससे उत्तराखंड में आम जनजीवन जो होता है वो काफी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर जो है यहाँ पर भाजपा की ही सरकार बनी थी। और दूसरी बात, प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है वो उत्तराखंड में काफी मदद कर रही है। यदि बात करें आपदा की तो आपदा की घड़ी में भी काफी मदद की गई। इस तरीके से बात करें लगातार यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का तो उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो अक्सर उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं। देखा जाता है कि दीपावली के समय भी अक्सर वो उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ पर दीपावली सीखों के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ धामी जो है, धामी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं की यदि बात करें तो धामी गढ़वाल और कुमाऊं तीनों क्षेत्र को बहुत अच्छे से देते हैं। दोनों के विकास की ओर तत्परता से लगे हुए हैं। वहीं पर यदि बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो सुबह सुबह की यदि बात करें तो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्पलाइन नंबर जो धामी के द्वारा जारी किया गया है, इसका वो समय समय पर इसमें देख रेख करते रहते हैं कि किसका काम सही हो रहा है या नहीं। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों का सॉल्यूशन हो गया रहता है, उनकी परेशानियों से उनको निजात मिल जाती है, तो उसके बाद उन व्यक्तियों से भी वो बातचीत करके उनके विषय में जानते हैं कि क्या उनका सॉल्यूशन हो चुका है या नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री का हमेशा प्रदेश की जनता पर बनी रहती है। बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी लगातार देश प्रदेश के आपके जनता के साथ खड़े रहते हैं। वहीं पर यदि बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी भी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं। यात्रा पर भी नरेंद्र मोदी लगातार रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों का विकास में धामी की बात करें और यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी की बात करें तो इसका खासा योगदान है। यशराज बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलियंट और आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटीज को भी इम्प्रूव करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त मंत्री से मुलाकात करने के बाद 4 योजनाओं के प्रस्ताव पर उन्होंने मंजूरी मांगी है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून से आ रही एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज दोपहर 2 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। इस साल अब तक 2,72,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। तो पिछले दिनों हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र ढक गया था और आपको बताते चले कि दोपहर 12:31 पर यह बंद होगा कपाट। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और आज दोपहर 2 बजे हेमकुंड साहिब के जो कपाट है वो बंद होंगे। इस साल अब तक 2,72,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले दिनों बर्फबारी से ये पूरा क्षेत्र जो था वो बर्फ से ढक गया था। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट दोपहर 12:31 पर बंद होंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज दोपहर 2 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे और यशराज आनंद संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी के साथ। यशराज, आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने वाले हैं, विधि विधान के अनुसार क्या कुछ तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं कपाट बंद होने के लिए? बिल्कुल, मैं बता दूं प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वही हेमकुंड साहिब इसकी सभी तैयारियां हेमकुंड साहिब के कपाट में 1 बजे तक शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं कपाट बंद होने से पहले आज इस साल की अंतिम अरदास
हेमकुंड साहिब में की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं के रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं पौराणिक हिंदू तीर्थ लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट की अंतिम अभिषेक पूजन के बाद आज यह बंद हो जाएगी। वहीं सुबह 10 बजे से अमृतसरी रागी जत्थे का शबद कीर्तन शुरू होगा और आज यदि बात करें तो इस साल की अंतिम अरदास ठीक है 1 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं इस मौके पर पंजाब के बैंड मौजूद हैं, उनकी मधुर धुने वादियों में गायबानी भी रहेगी। यदि बात करें हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज कपाट बंद होने के अवसर पर हेमकुंड साहिब में करीब 3000 श्रद्धालु कपाट बंदी के समारोह के साक्षी बनेंगे। वहीं इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इस साल करीब 2,74,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब से दर्शन कर चुके हैं और साल दर साल यदि बात करें तो साल दर साल हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, जिससे हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अधिक आकर्षित नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड धामी सरकार जो है यह यात्रा से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ यात्रियों की बढ़ती संख्या हेमकुंड साहिब के प्रति उनकी गहरी निष्ठा और आकर्षण को भी उजागर करता है। यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी कहा जाए तो यह क्षणिक यात्रा है। और हेमकुंड साहिब में मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से पहले उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में 6 बजे स्नोफॉल भी लगातार हो रहा है, जिसके कारण यहाँ की चोटियां बर्फ की चादरों से ढक चुकी है और बर्फबारी के बाद इन शहरों में काफी ठंड बढ़ गई है। वही हेमकुंड साहिब मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, यह 6 महीने बंद रहता है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए दिल्ली से ट्रेन और हवाई मार्ग के माध्यम से देहरादून आया जाता है। इसके बाद सीधे आप हेमकुंड साहिब वहां पर पहुंच सकते हैं। वहीं पर हेमकुंड साहिब के लिए यदि बात करें तो हेमकुंड साहिब के साथ ही साथ इस बार बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट बंद होने की सूचना ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने वाले हैं। लगभग सभी तैयारियां इसको लेकर पूर्ण कर ली गई हैं और दोपहर 2 बजे के समय के करीब आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। प्रदेश की मलिन बस्तियों का दोबारा सर्वे शुरू होगा। 2011 से 12 में चिन्हित बस्तियों के पात्र नियमित होंगे और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक में ये निर्देश दिए हैं। सचिव शहरी विकास को नियंत्रण और निगरानी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही भूमि चिन्हीकरण और आवंटन के नियम तय होंगे और फिर उसके बाद आकलन किया जाएगा। पात्रता और डीपीआर तैयार करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। एमडीडीए और नगर निगम की संयुक्त बैठक होगी। सर्वे से मलिन बस्तियों के विकास में अब मदद मिलेगी। देहरादून से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों का अब एक बार से दोबारा सर्वे शुरू होगा। साल 2011 से 12 में जो बस्तियां चिन्हित की गई थी उनका सर्वे किया जाएगा और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसको लेकर जानकारी जो है वो साझा की है। तो भूमि चिन्हीकरण और आवंटन के नियम तय होंगे और इसके साथ साथ आकलन, पात्रता, डीपीआर तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया गया है और एमडीडीए और नगर निगम की संयुक्त बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि सर्वे से मलिन बस्तियों के विकास में भी अब मदद होते हुए नजर आएगी। और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन परीक्षा 347 केंद्रों पर 93,570 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और कक्षा 6ठी में 28,558 और कक्षा 9वीं में 65,019 परीक्षार्थी होंगे। तो बताते चले आपको कि 347 केंद्रों पर 93,570 परीक्षार्थी जो होंगे वो शामिल होंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि विकासखंड स्तर पर 10% छात्र छात्रवृत्ति के नियम भी होंगे। 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र को प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे। प्रोत्साहन राशि भी वितरित करते हुए नजर आएंगे।
कक्षा 6 क्लास के जो छात्र हैं और उनको भी यहाँ पर एक सम्मानजनक छात्रवृत्ति रखा गया है। 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की ओर से मेधावी छात्र प्रोत्साहन परीक्षा जो है उसको भी यहाँ पर कराने के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी हैं प्रदेश के उनको किसी भी तरह की परीक्षा देने में और उनको आगे बढ़ाने में यानी शिक्षा में मदद किया जा सके। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला देखा गया है। करवा चौथ पर महिला कर्मचारियों को अवकाश दिया गया है और सभी शासकीय विभागों में महिला कर्मियों को छुट्टी देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। कामकाजी महिलाओं में इस आदेश के बाद खुशी की लहर है। ये फैसला प्रदेश की महिलाओं के हित के लिए लिया गया है। करवा चौथ के पर्व के चलते उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। करवा चौथ पर महिला कर्मचारियों को अवकाश प्रदान किया है और सभी शासकीय विभागों में महिला कर्मियों को छुट्टी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। सभी कामकाजी महिलाओं में इस फैसले के बाद काफी ज्यादा खुशी की लहर है। तो आज करवा चौथ और करवा चौथ के मौके पर महिला कर्मचारियों को अवकाश देने की बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को ये आदेश दिया है कि भाई आज करवा चौथ है और आज इस अवसर पर कामकाजी महिलाओं में की छुट्टी रहने वाली है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ रही है। केदारनाथ धाम में अब तक 16,05,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो इसी को लेकर राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम किए जाने से यात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे बर्फबारी और ठंड के बावजूद श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश की सरकार द्वारा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसके कारण से चारधाम यात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभी इस महीने यात्रा चलेगी, लेकिन अभी हमने पिछले वर्ष का जो यात्रा जितने यात्री आए थे उसको क्रॉस कर लिया है। केदारनाथ जी में 16 लाख 16.5 लाख से ज़्यादा यात्री पहुंच चुके हैं और अभी भी तांता लगा है। कल ही मैं एक वीडियो में देख रहा था कि बर्फबारी में भी लोग श्रद्धा के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे, कर रहे थे। तो प्रदेश में तीर्थाटन में भी टूरिज्म के साथ साथ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने भी उसमें व्यवस्था और इंतजामों में व्यापक योगदान दिया है। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हैं। JP ममगई जी और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से पधारे सभी महानुभाव, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, विशेषज्ञ, सभी शोधकर्ता एवं अन्य सभी महानुभाव, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के वार्षिक सम्मेलन पर आप सभी के उपस्थित होने पर आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी, विशेषज्ञ, विशिष्टताएं जिनके पास हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि
IASSI के इस 24वें वार्षिक अधिवेशन में ये 3 दिनों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा यहाँ पर बहुत सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से निकला अमृत न केवल सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए IASSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम, विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।